हेलो बच्चों, आज की कहानी है सुमिरिनी के मन की, जिसके राइटर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसमें पहला कहानी है बालक बच गया। कहानी इस प्रकार है। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हाथी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सिखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यौवनम लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाले खड़खड़ाहट नहीं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का दूसरा कहानी है घड़ी के पुर्जे। आइए शुरुआत करते हैं घड़ी के पुर्जे की कहानी को। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना समय सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखे, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोलकर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा ले, यह तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेदशास्त्रज्ञ धर्माचार्य का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो
जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी हैं तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको समय घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। अब तीसरा कहानी है ढेले चुन लो। आइए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता कि इसमें से एक उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी। बुझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मट्टी छूल ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मुट्ठी छू ली तो इसका अर्थ यह अर्थ नहीं है कि वह कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले
और ब्याही जा। बहुत से गृह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेली छुआकर समय पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुनी हुई मट्टी के ढगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बैठे मट्टी और आग के ढेलों मंगल और शनैश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के एक कविता है, दोहा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।